कल्पना कीजिए एक राज्य नई सरकार और सिर्फ 12 दिनों में ऐसे फैसले जो पूरे देश की राजनीति को हिला दें। मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य, सीएए लागू करने की तैयारी और बीएसएफ को बॉर्डर के लिए जमीन। कुछ लोग कह रहे हैं ये देश हित में ऐतिहासिक फैसले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि यह संविधान और समाज के लिए खतरा है। आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये फैसले सच में ज़रूरी हैं या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति छिपी हुई है? आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, सीएए लागू, बीएसएफ को फेंसिंग के लिए ज़मीन दी गई। 12 दिन में सरकार के 12 फैसले। यानी कि हम देखें यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर नई सरकार जो है अभी बनी हुई है और हाल ही में यानी कि 12 दिन पहले जो है सरकार बनी हुई है और 12 दिनों के बाद ही सरकार ने जो है 12 ऐसे फैसले लिए हैं जिसने पूरी जो पश्चिम बंगाल है वहाँ की राजनीति को हिला दिया है। खबर क्या है? हम देखें यहाँ पर पश्चिम बंगाल में नई सरकार द्वारा लिए गए कई बड़े फैसले से जुड़ी हुई है ये। यानी कि हम देखें उनके द्वारा यहाँ पर 12 फैसले लिए गए हैं, जैसे कि जिसमें मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया। यानी कि जितने भी पश्चिम बंगाल में मदरसे हैं उन सभी मदरसों में वंदे मातरम जो है गाना अनिवार्य हो गया। सीएए लागू करना, बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए ज़मीन देना, ये सभी जो रणनीतिक फैसले हैं वो संवैधानिक और सुरक्षा के साथ ही सामाजिक बहस का केंद्र बन चुके हैं। यानी कि लोगों में इसके चलते जो है बहस छिड़ गई है, पूरी देश की जो राजनीति है उसमें हलचल मच गई है। सबसे पहला फैसला क्या है? मदरसे में जो है वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया है। ये जो है फैसला हम देखें पश्चिम बंगाल ने जो आदेश दिया है कि जो राज्य के सरकारी सहायता और स्कूल हैं या फिर मान्यता प्राप्त जो मदरसा हैं उनमें जो है सुबह की जो प्रार्थना होती है उस समय पे वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आप यहाँ पर देखें जैसे स्कूलों में जो प्रेयर गाई जाती है उसी तरीके से अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय गान गाया जाता है उसी तरीके से अब यहाँ पर जो स्कूल्स हैं या जो सरकारी कार्यालय हैं या फिर हम कहें जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनमें अब यहाँ पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पर सरकार का क्या पक्ष है? सरकार और समर्थक जो हैं उनका कहना है कि वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक है, इसीलिए इससे जो है राष्ट्रभक्ति और देश जो राष्ट्रीय एकता है उसकी भावना मजबूत होगी। यानी कि जो यहाँ पर सरकार है उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर जो वंदे मातरम है उसको मदरसे में भी गाएंगे सुबह की प्रेयर के साथ तो क्या होगा कि हमारी जो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता है वो भावना मजबूत होगी लोगों के मन में। इसे किसी धर्म से नहीं बल्कि देशभक्ति से जोड़कर देखा जाना चाहिए, ये सरकार का पक्ष यहाँ पर रखा जा रहा है। सरकार इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और इसके साथ ही जो साझा राष्ट्रीय पहचान है उसका हिस्सा बता रही है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मदरसे के लोग हैं उनके अंदर यहाँ पर ये हलचल मची हुई होगी क्योंकि उनकी भी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका यहाँ पर हनन हो रहा है। उनकी जो यहाँ पर धर्म है उसमें ये जो वंदे मातरम है ये यहाँ पर नहीं गाया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पर सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है तो ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। अब विरोध करने वालों का पक्ष क्या है? कुछ मुस्लिम संगठन है उसके साथ ही जो विपक्षी दल है उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जो वंदे मातरम है कुछ हिस्सों में भारत की माता जो भारत माता को देवी के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनसे मेल नहीं खाता है। जैसे कि अब हम देखें जो वंदे मातरम है वो क्या है कि हम देखें हिंदू वाले लोग जो हैं हिंदू लोग वो यहाँ पर भारत माता की जो देवी है उसके रूप में यहाँ पर वंदे मातरम को मानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हम देखें जो मुस्लिम संगठन है या मुस्लिम लोग हैं तो ये उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नहीं है। यानी कि जो वो यहाँ पर इस्लाम को फॉलो करते हैं उनके अनुसार जो है इस्लाम में ये जो वंदे मातरम है इसको गाना अनिवार्य नहीं है। आलोचकों का कहना है कि इसे अनिवार्य करना व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ हो सकता है। यानी कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। उसके साथ ही इससे क्या होगा कि AIMPLB यानी कि जैसे जो संगठन है ये पहले से ऐसे निर्देश पर आपत्ति जताते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम देखें तो काफ़ी बड़ी हलचल मची हुई है। अब संवैधानिक और जो है यानी कि हमारे संविधान और कानूनी पहल क्या है इसको लेकर? भारत का जो संविधान है वो देशभक्ति को बढ़ावा देता है उसके साथ ही, लेकिन
जो है लोगों को यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी कि जो आर्टिकल 15 है उसके तहत लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। इसीलिए यह जो है सबसे बड़ा बहस का विषय बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। क्या जो राष्ट्रभक्ति है उसको अनिवार्य बनाया जा सकता है, यानी कि लोगों के अंदर जो राष्ट्रभक्ति है उसको जगाने के लिए कोई भी चीज़ जो है, यानी कि हम देखें जो वंदे मातरम है इसको अनिवार्य कर दिया जाएगा, वो भी मदरसों में, तो यहाँ पर ये उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है। उसके साथ ही सेकंड पॉइंट क्या है, CAA लागू करने की बात यहाँ पर क्यों कही है। अगर हम देखें CAA क्या होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध, पारसी, ईसाई के लिए होता है, यानी कि अगर वह भारत की नागरिकता देने की रास्ता आसान बनाता है। यानी कि हम देखें अगर जो अफगानिस्तान के लोग हैं या पाकिस्तान के लोग हैं या फिर बांग्लादेश के लोग हैं, वो यहाँ पर अगर भारत में आकर रहते हैं और उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो ये यहाँ पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसके तहत उनको रास्ता मिलता है यहाँ पर नागरिकता प्राप्त करने का। अब इस पर समर्थकों का क्या कहना है। पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, यानी कि जो पड़ोसी देश है वहाँ पर जो धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है लोगों के साथ, उनको इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, यानी कि जो अल्पसंख्यक है उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर ये जो फैसला है ये लिया गया है। अब बंगाल में बांग्लादेश सीमा होने के कारण जो यह मुद्दा है, यह राजनीतिक जो बहस है उसका मुद्दा बन चुका है, क्योंकि हम देखें यहाँ पर जब बंगाल में इलेक्शन हुए थे और हम देखें जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए तो उसमें क्या है कि वो बॉर्डर के पास पड़ता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये जो है बहस का मुद्दा बन चुका है। अब बीजेपी लंबे समय से बंगाल में जो इस चुनौती का मुद्दा बता रही है, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको यहाँ पर दूसरे देश में क्या है कि उनके साथ धार्मिक उत्पीड़न होता है। तो क्या है कि जो बीजेपी सरकार है इसको लंबे समय से ये मुद्दा बता रही थी और जो अब यहाँ पर लागू कर दिया गया है। इस पर विरोधियों का क्या तर्क है, यानी कि जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका क्या तर्क है इस पर। मुस्लिम समुदाय को इस कानून से बाहर रखा जाना चाहिए, ना कि हम यहाँ पर देखें जिससे यहाँ पर सरकार के द्वारा लागू किया गया है कि मदरसे में अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब इससे उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका हनन होगा। अब इस पर आलोचकों का कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता तय जो है करता है, यानी कि जो भारत है, भारत में क्या है लोग जो है धर्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं। बंगाल में पहले क्या था कि जो CAA है इसके खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए थे, यानी कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था इसके खिलाफ जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब बंगाल के संदर्भ में इसका असर क्या है कि जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसको लागू होने पर जो सीमा इलाके हैं उनकी राजनीति जो है वो बदल सकती है। इसके साथ ही नागरिकता, पहचान और वोट बैंक की जो राजनीति है वह तेज़ हो सकती है। इसके साथ ही जो बांग्लादेशी घुसपैठ हैं और शरणार्थी हैं उनके लिए यह फिर से चर्चा का विषय बन चुका है, या फिर हम कहें यहाँ पर वो लोग जो है फिर से चर्चा में आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट क्या है, BSF को बॉर्डर फेसिंग के लिए ज़मीन देना। यह मुद्दा जो भारत है और बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि बॉर्डर फेसिंग के लिए जो अधिकृत ज़मीन है वो BSF को सौंप दी जाए, यानी कि जो बॉर्डर फेसिंग के लिए जो ज़मीन है उसको यहाँ पर BSF को सौंप दिया जाएगा। अब इस पर सरकार और केंद्र का क्या कहना है, यानी कि उनके द्वारा क्या कहा गया है। अब बंगाल की जो सीमा है उसमें अवैध घुसपैठ और पशु तस्करी, नकली नोट, ड्रग्स तस्करी जैसी समस्याएं जुड़ी रहती हैं। इसीलिए यहाँ पर फेसिंग से राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और केंद्र सरकार इसे लंबे समय से इस बदलाव की जो यहाँ पर बदलाव यानी कि इसको लागू करने का दबाव बना रही थी और अब यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा लागू किया गया है। अब राज्य सरकार की पुरानी चिंता क्या है। पहले राज्य सरकार कुछ स्थानीय समूहों की दलील थी और ज़मीन अधिग्रहण में किसानों की समस्याएं थी, यानी कि उनकी ज़मीन जो है वो यहाँ पर ले जाती थी और दूसरे लोगों को यहाँ पर जैसे कि BSF को दी जा रही है ऐसे जो है किसानों की ज़मीन लेके जो है दी जाती थी। अब इसके साथ ही जो कई लोग हैं वो वहाँ से विस्थापन कर सकते हैं डर के कारण। उसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में जो रोजगार है और स्थानीय व्यापार है उस पर असर पड़ेगा।
और अब सबसे बड़े देखें यहाँ पर जो सुरक्षा से जुड़ा दृष्टिकोण क्या है कि यह फैसला भारत बांग्लादेश संबंध और उसके साथ ही सीमा प्रबंधन आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सरकार इसे राष्ट्रीय जो सुरक्षा है उसका विषय मान रही है, यानी कि क्या होगा कि अगर ये ज़मीन दी जाएगी तो इससे क्या होगा कि हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो यहाँ पर मजबूत रहेगी और जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलता रहेगा इसके साथ। अब अन्य फैसले क्या है, नई सरकार द्वारा कुछ अन्य फैसले भी लिए गए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, ओबीसी आरक्षित को समीक्षा, उसके साथ ही आयुष्मान भारत लागू करना, उसके साथ ही जाति प्रमाण पत्रों को दोबारा जांच करना, पशुवध नियम पर जो है सख्त कानून लागू करना, यानी कि जो गौ हत्या यहाँ पर होती है उसके लिए भी यहाँ पर कानून बनाए गए हैं। उसके साथ ही सरकारी नौकरियों की जो आयु सीमा है उसको बढ़ा देना, यानी कि सरकारी नौकरी में जो आयु सीमा है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। अब इसके साथ ही यहाँ पर 12 दिनों में 12 फैसले, इसका रणनीतिक मतलब क्या है, नई सरकार तेजी से फैसले लेकर यह संदेश देना चाहती है कि पिछली सरकार ने से अलग मॉडल लागू होगा, यानी कि अब यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर नई सरकार एक अलग मॉडल से कार्य करेगी। राष्ट्रवाद, सीमा सुरक्षा, उसके साथ ही प्रशासनिक नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर बीजेपी अपने चुनावों के बाद तुरंत लागू कर रही है, यानी कि जो बीजेपी सरकार है इसकी यहाँ पर सरकार बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, तो ये जो है तुरंत यानी कि चुनावों के बाद जो है नए फैसले यहाँ पर लागू कर रही है, जो कि यहाँ पर ये संदेश देना चाहती है कि लोग जो है यानी कि यहाँ पर लोग ये सोचे कि जो सरकार है ये अलग मॉडल से कार्य कर रही है। अब रिपोर्ट के अनुसार कुछ अन्य फैसले जैसे कि ओबीसी आरक्षण की समीक्षा, बस यात्रा महिलाओं के लिए, उसके साथ ही सरकारी नौकरी में आयु सीमा को बढ़ाना, धार्मिक आधार पर जो आधार वाली कुछ योजनाओं में बदलाव करना, उसके साथ ही पशुवध नियमों में सख्त कानून शामिल करना, ये यहाँ पर जो कुछ फैसले हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। अब हम देखें जो हमारा गवर्नेंस है इससे क्या कनेक्शन है, हम देखें पॉजिटिव गवर्नेंस एंगल, जिसमें क्या है सरकार समान नियम लागू करने की बात करती है और जो है सीमा सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश करती है, प्रशासनिक फैसले में तेज़ी दिखाना, कानून और जो व्यवस्था है उस पर फोकस करना, ये जो है गवर्नेंस का एक पॉजिटिव एंगल है। सेंसस क्या है, जो क्या फैसले जो है सभी समुदाय के साथ जो है किए जाएंगे, क्या इससे जो सामाजिक ध्रुवीकरण है वो बढ़ सकता है, क्या सामाजिक राष्ट्रवाद और संवैधानिक जो स्वतंत्रता है उसके बीच टकराव होगा, यानी कि अब यहाँ पर लोगों में जो बहस छिड़ी हुई है उससे क्या होगा कि हमारी जो सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद है उसके साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता है उसके बीच में टकराव होगा क्या। अब हमारे इकोनॉमी से भी ये जुड़ा हुआ है। इकोनॉमी में सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो सीमा सुरक्षा बेहतर होने से जो तस्करी है यानी कि जो मानवों की तस्करी है वो अवैध यानी कि कम हो जाएगी, उसके साथ ही अवैध व्यापार पर रोक लग जाएगी, फिशिंग से सुरक्षा जो है खर्च लंबे समय के लिए कम हो सकता है, कानूनी व्यापार और टैक्स जो संग्रहण है यानी कि जो टैक्स का संग्रहण है होता है वो यहाँ पर बढ़ सकता है। उसके साथ ही नकारात्मक प्रभाव क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सीमा क्षेत्रों में जो छोटे व्यापारी हैं और जो पशु व्यापार हैं उन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। उसके साथ ही धार्मिक तनाव से निवेश माहौल प्रभावित होगा और हम देखें सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। उसके साथ ही आर्थिक गतिविधियों पर भी इसका असर पड़ने वाला है, यानी कि हमारी जो इकॉनमी है वो भी यहाँ पे प्रभावित होने वाली है। अब हम देखें सामाजिक पॉइंट क्या है, यह खबर सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक जो पहचान है उसकी राजनीति से जुड़ी हुई है। मुख्य सवाल क्या है यहाँ पर, राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वो क्या होगी, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय प्रतीकों में संतुलन कैसे बनेगा, यानी कि लोग जो हैं कैसे यहाँ पर संतुलन बना पाएंगे, सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच जो सीमा है वो कहाँ तय की जाएगी, ये यहाँ पर जो सामाजिक पॉइंट है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है, यानी कि वंदे मातरम अनिवार्य करना एक फंडामेंटल राइट या ड्यूटी का उल्लंघन है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा जो आर्टिकल 25 है जिसमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है उसके लिए ये उल्लंघन है। उसके साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि यहाँ पर आर्टिकल 51A में दी गई हैं, जो राष्ट्रभक्ति है, यानी कि हम देखें राष्ट्रभक्ति तो ज़रूरी है देश के लिए, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर लोगों की जो यहाँ पर जो आर्टिकल हैं यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसीलिए यह जो है बहस का विषय बन चुका है।
क्या सरकार जो है किसी चीज़ को अनिवार्य बना सकती है, यानी कि किसी चीज़ को अनिवार्य करने से लोगों की जो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो सकता है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता vs राष्ट्रवाद का टकराव होगा? ये यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है। अब इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? राष्ट्रीय एकता की कोशिश यहाँ पर की जाएगी, यानी कि वंदे मातरम जैसे फैसले से लोगों के बीच में देशभक्ति और उसके साथ ही एक कॉमन आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अलग अलग समुदाय एक नेशन सिंबल से जुड़ सकते हैं। अब सुरक्षा का माहौल यहाँ पर देखा जाएगा, यानी कि बीएसएफ फेंसिंग से सीमा वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ेगी, क्राइम और स्मगलिंग, उसके साथ ही इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, उसके साथ ही लोगों को जो सेफ फीलिंग है वो यहाँ पर आने लग जाएगी। नकारात्मक प्रभाव क्या है? सामाजिक असहजता, यानी कि कुछ समुदायों या फिर खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लग सकता है कि उनकी धार्मिक भावनाएं हैं या फिर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसके साथ ही समाज से दूरी हो जाएगी, यानी कि अलग अलग समुदाय में इस फैसले से क्या होगा कि लोगों की जो नज़र है वो अलग अलग हो जाएगी। इससे क्या होगा कि लोगों के मन में हम और वे की भावना जो है वो आ जाएगी, यानी कि लोग जो हैं एक साथ इकट्ठा होकर कोई भी कार्य नहीं करेंगे। यहाँ पर हम वे यानी कि एक दूसरे की भावना आ जाएगी, और उसके साथ ही तनाव और विवाद भी देखने को मिलेगा। ऐसे मुद्दे जो है अक्सर सोशल मीडिया पर बहस और ग्राउंड लेवल पर जो है टकराव का मुद्दा बनते हैं, यानी कि ये जो मुद्दा है यहाँ पर बड़ा टकराव ला सकता है ग्राउंड लेवल पर। अब यहाँ पर हम देखें तो अलगाववाद, यानी कि जो अलगाववाद है वो कैसे पनपता है? असहजता, जब कोई पॉलिसी या फिर जैसे कि यहाँ पर देखें जो यहाँ पर लागू की गई है, वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है, तो इससे कुछ लोगों को उनकी जो धार्मिक मान्यता है उनके खिलाफ है, और यहीं से जो है अलगाववाद की शुरुआत होती है। अनदेखा महसूस करना, यानी कि अलग उस समुदाय की बात और चिंता की महत्व का विषय नहीं दिया गया, यानी कि जो मुस्लिम समुदाय हैं उनको बात और चिंता के महत्व नहीं दिया, तो इससे क्या होगा कि हाँ उनकी जो बात है वो नहीं सुनी जा रही है, तो इससे उन लोगों का जो ट्रस्ट है वो सरकार पर कम हो जाएगा। उसके साथ ही हम देखें यहाँ पर पहचान का भी खतरा देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे भावना जो है बनती है लोगों के अंदर, धार्मिक संस्कृति और उसके साथ ही धर्म खतरे में पड़ सकता है, यानी कि यहाँ पर लोगों के मन में जो है डर बैठ जाएगा, उनको जो है इनसिक्योरिटी फील होगी इस कारण से, यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको यहाँ पर इनसिक्योरिटी फील होगी। उसके साथ ही लोगों के मन में हम और वो की जो भावना है वो यहाँ पर आ जाएगी, जिससे समाज जो है दो हिस्सों में बढ़ सकता है, यानी कि जो सोशल रूप से डिवाइड हो सकता है समाज। उसके साथ ही दूरी और अलगाव, यानी कि लोग जो है अलग अलग समुदाय में बढ़ जाएंगे और बातचीत कम हो जाएगी, मेल जोल कम हो जाएगा। उसके साथ ही लोग मेंटली अलग हो जाएंगे, यानी कि पूरा समाज जो है वो दो हिस्सों में बट जाएगा। उसके साथ ही हम देखें इसका राजनीतिक इस्तेमाल क्या है? नेता और पॉलिटिशियन, यानी कि जो पार्टियां हैं वो इस भावना का फ़ायदा उठाती हैं और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स बढ़ाती हैं, यानी कि हम देखें तो जो यहाँ पर नेता हैं, पॉलिटिक्स हैं, वो यहाँ पर इसका फ़ायदा उठाती हैं। इससे क्या होगा कि अलगाववाद और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, और इससे लोगों के मन में जो भावनाएँ हैं वो यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ एक देखें तो हम नेगेटिव भावनाएँ पनप जाएंगी। अब इसके साथ ही निष्कर्ष क्या है? पश्चिम बंगाल सरकार ने हालिया फैसले राष्ट्रवाद और सीमा सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को केंद्र में रखते हुए यहाँ पर फैसले लिए हैं। सरकार इन्हें राष्ट्रीय एकता सुरक्षा के लिए ज़रूरी बता रही है, जबकि जो विरोधी पक्ष है वो इन्हें धार्मिक स्वतंत्रता और उसके साथ ही सामाजिक संतुलन के लिए चुनौती मान रहे हैं। यह मामला केवल राजनीति का नहीं बल्कि संविधान, शासन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव से जुड़ा हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर देखें तो ये केवल एक संविधान से यहाँ पर हम देखें लोगों से जुड़ा मामला नहीं है, यानी कि सरकार से जुड़ा मामला नहीं है। ये हमारे जो संविधान है, संविधान में लोगों के जो आर्टिकल 25 है इसका उल्लंघन हो रहा है। इसके साथ ही समाज में अलगाववाद पैदा हो जाएगा और हमारी जो इकॉनमी है वो भी इससे प्रभावित होगी, यानी कि हम देखें तो हर एंगल से ये हमारे समाज के लिए एक तरीके से सही नहीं माना जा रहा है। आपकी क्या राय है? क्या ये जो फैसला है ये सरकार लागू करने जा रही है, इससे समाज दो भागों में बटेगा या नहीं? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।